हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन जो कि क्लैट एलेट DULLB LLM NLS सेट अनदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। बीच में अभी कुछ दिन गैप हो गया था जो कि 2023 वाला पेपर था, 2022 वाला क्लैट का। अब पेपर हो चुका है। आज से हमारा सेशन डेली मंडे टू सैटरडे रेगुलर होगा। आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्पीक अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर बताइएगा। अब बात करें कुछ भी उससे पहले, देखो अभी हुआ क्या है कि इंटरनेशनल योगा डे मनाते मनाते जो है मालदीव में हमारी एम्बेसी एक प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रही थी। उसी समय काफी सारे प्रोटेस्टर्स ने आके वो जो पूरा का पूरा इवेंट है वो खराब कर दिया। और इसमें IS का रोल बताया जा रहा है कि उनके जो फॉलोअर्स थे उनके द्वारा ये किया गया था। बट अभी ये सब तो कहानियां हैं, लेकिन जो वीडियो थी वो देख के काफी दिल दहल गया कि इस तरीके की चीजें जो हैं वो करी जा रही हैं। तो ये है आपका मालदीव और ये है इंडिया। हमारी गवर्नमेंट जो है ना समय समय पे बहुत सारे प्रयास करती है मालदीव के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए, और वहां पे इस तरीके की घटना जो है वो इंडिया और मालदीव के रिलेशन के लिए भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और इंडिया के मालदीव इसलिए भी जरूरी है, हमारा पड़ोसी है। चाइना भी इनको मनाने में या फिर फुसलाने में लगा हुआ है, और भारत भी चाहता है कि मालदीव के साथ रिलेशन जो है वो अच्छे रहे। तो प्रोटेस्टर्स अटैक इंडियन एम्बेसी योगा इवेंट इन मालदीव, और यही सारी न्यूज़ जो थी मैंने सोचा कि पहले आपको बता देते हैं फिर कहीं आगे बढ़ें। इससे बाद आगे बढ़े तो एक और बड़ी न्यूज़ जो है वो ये है कि द्रौपदी मुर्मू जो है NDA की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। देखो ये एक फैक्ट है, एस्टेब्लिश फैक्ट है कि जो रूलिंग पार्टी होती है ना उसी का कैंडिडेट मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस होता है कि प्रेसिडेंट बन जाता है। तो यहाँ पे इनका नाम अभी सामने रखा गया है, एंड ये गवर्नर भी थी झारखंड की इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इनका नाम अब आया है सामने। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होता है क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बता रखा है प्रॉपर। किसी दिन एडिटोरियल आएगा इसके ऊपर तो हम फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, भारत के जो प्रेसिडेंट अभी तक रह चुके हैं आपके सामने, राजेंद्र प्रसाद जी, राधा कृष्णन जी, जाकिर हुसैन साहब, वेंकटगिरी जी, फरुकुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह जी, श्री R वेंकटरमन जी, शंकर दयाल शर्मा जी, KR नारायणा जी, APJ अब्दुल कलाम जी एंड प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो एक पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, देन श्री प्रणब मुखर्जी एंड श्री रामनाथ कोविंद, एंड इफ ये बनती हैं तो ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए क्लैट 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच चल रहा है। आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। आज से ही ये बैच स्टार्ट है इवनिंग से। तो EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। आप इनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लैट PG के लिए हमारा अचीवर्स बैच चल रहा है। क्लैट UG 2023 के लिए हमारा विजेता बैच चल रहा है। इन सभी कोर्सेज की डेमो क्लासेस जानकारी के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में क्लासेस भी हैं, डेमो क्लासेस भी हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी है टीम का, कोई दिक्कत आती है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हमारे एडिटोरियल के ऊपर। तो आज देखो जो एडिटोरियल आया है उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कोई स्पेशल टॉपिक आया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ जो पॉइंट्स हमारे काम के हैं, जैसे कि एक आर्टिकल आया विश लिस्ट फॉर रिफॉर्म इन इंडियाज हायर जुडिशरी, तो वो चीजें हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो पहला आर्टिकल आया है विश लिस्ट फॉर रिफॉर्म इन इंडियाज हायर जुडिशरी। तो ये आर्टिकल क्या है ना, देखो बेसिकली आपने अभी कुछ दिन पहले एक बात सुनी थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1 साल के अंदर 2-3 चीफ जस्टिस चेंज हो जाएंगे, सुना था ना। तो वो क्यों सुना था, क्योंकि जो एज होता है ना वो फिक्स होता है 65 ईयर्स की, और उसके में बहुत सारे लोग जैसे बन बन के तुरंत 65 ईयर्स के होने वाले थे, और इसी वजह से उनको तुरंत रिटायर लेनी पड़ रही थी, हो जाते मतलब रिटायर हो जाते। तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा था। बट अभी एक उड़ती उड़ती खबर आ रही है अकॉर्डिंग टू द राइटर कि रिटायरमेंट की जो एज है ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वो इंक्रीज कर दी जाएगी 67 ईयर्स की, फ्रॉम जो अभी 65 ईयर्स है। बट अभी नहीं, ये 2-3 महीने के अंदर ऐसा होगा। अब जो फिलहाल हमारे देश के जो चीफ जस्टिस हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि उनके टेन्योर खत्म होने के बाद ये किया जाएगा। तो देखिए UU ललित जो हैं हमारे देश के जस्टिस ललित साहब, तो होना ये था कि ये जब आते CJI बन के तो सिर्फ 2 महीने का कार्यकाल करते, क्योंकि फिर रिटायर हो जाते। बट अगर ये नियम लग जाता है जो आपका 67 ईयर्स वाला है, तो ये नवंबर 2022 के जगह नवंबर 2024 को रिटायर होंगे और इनका टेन्योर बढ़ जाएगा। तो ये यहाँ पे एक मसला था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर कर देते हैं। अभी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या क्या है, एज क्या होती है, क्राइटेरिया।
तो हाई कोर्ट में जजेस जो है ना वो 62 ईयर्स पे रिटायर होते हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स पे होते हैं। इस एडिटोरियल के अंदर ना राइटर ने इसको भी बड़ा क्रिटिसाइज किया। इन्होंने कहा कि यार ऐसा क्या है कि एक जज जो है वो 62 ईयर्स पे आपको लगता है कि इनकेपेबल हो चुके हैं चीजें देखने के लिए, वहीं पे आपको सुप्रीम कोर्ट में जज लगते हैं कि 65 पे भी भाई सही है, फिर अब तो आप 67 करने जा रहे हो, तो फिर हाई कोर्ट का भी सोचो, 62 का 65 तो एटलीस्ट कर दो। तो ये सारी चीजें हैं जो इस आर्टिकल के थ्रू राइटर कहने की कोशिश कर रहे थे। अभी देखो कर्नाटका के अंदर जो है ना टेक्स्ट बुक कंट्रोवर्सी चल रही है। क्या है पूरा मसला? देखो इन्होंने क्या किया, क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10th की जो कन्नडा टेक्स्ट बुक्स थी उसमें काफी सारे चैप्टर्स जो हैं वो चेंज कर दिए हैं, काफी सारा आप कह सकते हो कि चीजें जो हैं, टॉपिक्स जो हैं वहां से हटा दिए गए हैं। इसके बाद काफी सारी अलग अलग कम्युनिटीज जो हैं जिनको आप कह सकते हो कि जिनके प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में उसमें था या कुछ इस तरीके की चीजें थी, तो उन लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है और फिर उन्होंने इसके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस पर बवाल भी हो रहा है। तो वहीं यहाँ पे आर्टिकल था, पीडीएफ मैंने डाल दिया है, पढ़ लेना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं है। यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस हुआ है तलाक ए हसन के द्वारा। तो ट्रिपल तलाक आपने सुना था, तो ये तलाक ए हसन क्या होता है? देखो तलाक ए हसन अभी न्यूज़ में क्यों आया है कि एक महिला है आपकी गाजियाबाद की, उन्होंने केस फाइल किया है और उन्होंने जो है केस के अंदर ये कहा है कि तलाक ए हसन जो है ना इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट वायलेट्स आर्टिकल 14, 15, 21 एंड 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो तलाक ई हसन है क्या? तलाक ई हसन के अंदर क्या होता है? देखो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो था उसमें 3 बार तलाक 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 बोलना था, है ना, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको एक मंथ के गैप में, जैसा आपने बोला मुझे तलाक देना है, देन एक मंथ के गैप में आपको फिर से तलाक बोलना है। ये एक मंथ का गैप जो है ये एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का गैप या फिर एक मंथ का गैप, कुछ इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। तो इन इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अ मैन प्रोनाउंसेस मल्टीपल डाइवोर्स इन वन गो, इट हैज नो स्कोप फॉर रिकंसिलिएशन एंड ऑफ्टन एंड्स अ मैरिज इंस्टेंटली। बट तलाक ए हसन जो है इट प्रोनाउंस विद अ गैप ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ और 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे आप ये चीज समझ गए होंगे कि क्यों यहाँ पे ये चीज अलग है थोड़ी सी ट्रिपल तलाक से। तलाक ई हसन जो है ना मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज में लीगल है, जैसे कि इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, इराक, मलेशिया एक्सेट्रा। एक जैसे तलाक ई हसन होता है ना, वैसे ही एक होता है तलाक ई अहसान, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर भी देखो प्रोनाउंस किया जाता है तलाक थोड़ा सा गैप में, लेकिन महिला को फिर ना 3 महीने का समय दिया जाता है और उस 3 महीने के समय में दोनों लोग अगर रिकंसाइल करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का होता है तलाक ए हसन। तो यहाँ पे देखो हमने जाना रिगार्डिंग तलाक ई हसन जो अभी न्यूज में था। एक हमने कुछ दिन पहले खुला के बारे में पढ़ा था। तो खुला क्या होता है? देखो खुला के अंदर ये कहा जाता है कि महिलाओं को राइट मिलता है कि वो पुरुषों को तलाक दे सकती हैं, और इन दोनों के जो बाकी ये हैं तलाक ई हसन, तलाक ई हसान, इसमें मेल को राइट मिलता है कि वुमेन को तलाक दे सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। अप्रैल 2021 के अंदर ना केरला हाईकोर्ट ने ये कहा था, खुला के मामला जो है ना केरला हाईकोर्ट में गया था, केस का नाम था केसी मोइन वर्सेस नफीसा एंड अदर्स। तो यहाँ पे देखो 2021 में जो केस आया था उसका नाम नहीं है, केसी मोइन वर्सेस नफीसा एंड अदर्स एक 1972 का केस था। इसमें ना खुला को गलत बताया गया था कोर्ट के द्वारा, लेकिन इन अप्रैल 21 केरला हाईकोर्ट ने कहा है कि भैया ये जो फॉर्म ऑफ डाइवोर्स था वो वैलिड था। तो ये चीज थी। खुला तो अभी दिल्ली हाईकोर्ट में भी चर्चा में रहा था, तो ये हमने जाना। बढ़ते हैं आगे। एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ है। ऐसा क्यों आया हुआ है? क्योंकि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे जी की सरकार है ना वो फिर से क्वेश्चन में आ चुकी है। कुछ बंदों ने मिलके जो है बगावत कर दी है, और इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना पूरे साल भर आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हर महीने ना कहीं 1-2 महीने में न्यूज में आता रहता है। एंटी डिफेक्शन लॉ की इतिहास जानते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ ना देखो आया कहां से, आया राम गयाराम करके आया राम करके एक फ्रेज है जो कि हरियाणा के एक एमएलए थे गयालाल जी, उनके ऊपर बनाया गया था। हुआ क्या था कि उन्होंने 1967 के अंदर एक ही दिन के अंदर ना 3 पार्टी बदल ली थी। तो फिर ये हुआ कि अरे आया राम गया राम, तो उसी पे एक फ्रेज बन गया था। तो वहां से फिर एंटी डिफेक्शन लॉ की जो है ना नीड फील हुई और देश के अंदर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस करने की सोची गई। 10th शेड्यूल जो है भारतीय संविधान का उसको इंसर्ट किया गया बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, और उसके थ्रू आपका एंटी डिफेक्शन लॉ आया। एंटी डिफेक्शन लॉ ले डाउन द प्रोसेस जिसके थ्रू ये बताया गया है कि किस किस चीजों पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं जो मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटर्स जो होते हैं।
प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन अ पेटिशन बाय एन अदर मेंबर ऑफ द हाउस, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन आपका जो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं जो भी लेजिस्लेटर जिनके ऊपर भी प्रोसेस चल रही होगी। कंडीशन ऑफ डिफेक्शन क्या है? सबसे पहला जो कंडीशन है वो ये है कि लेजिस्लेटर इज डीम्ड टू हैव डिफेक्टेड इफ ही आइदर वॉलेंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी और डिसओबेज द डायरेक्टिव्स ऑफ द पार्टी लीडरशिप ऑन अ वोट। ठीक है। दूसरा, दिस implies that a legislator defying the party whip on any issue can lose his membership of the house। तो हमने ये जाना क्या सब मिला के अगर लेमन लैंग्वेज में कहूं तो अपनी पार्टी से अगर बगावत करोगे तो भैया तुम एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। द लॉ एप्लीकेबल्स टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, लेकिन इसका भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि अगर आप अपनी पार्टी से बगावत ना 2/3 की मेजोरिटी में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आपके पास 10 मेंबर हैं आपकी पार्टी के अंदर, आप रूलिंग सरकार हो। अब भाई आपका चलो कोई कानून पास होना है, आपके रूलिंग सरकार जो है उसमें 10 में से इसका 2/3 कर लो, कितना हुआ? तो 2/3 जो है करीबन आपका, इसमें मान के चलो कि 8 मान लेता हूँ मैं, तो ज़्यादा ही मान लेता हूँ। ठीक है। तो मान लो 8 लोगों ने निकल के जो है अपनी पार्टी के अगेंस्ट में खड़े हो गए, किसी और को सपोर्ट करने लग गए और किसी और की सत्ता को सपोर्ट करने लग गए। कहे कि भैया कोई एक्स नाम का बंदा चीफ मिनिस्टर था, कहा कि अब तुम नहीं रहोगे, अब वाई रहेगा। तो इस सिचुएशन में दिस इज अलाउड। ये अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में भी आपने देखने को मिला था। तो ये होता है जब 2/3 करके जब बंदे जो हैं चले जाते हैं, तो ये एक्सेप्शन है इसके अंदर। डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि है कि नहीं है, तो पहले नहीं होता था, बट सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट में 1992 का एक जजमेंट आया था, उसमें कहा था कि हाँ भाई जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन भी। तो ये हमने जाना। आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू इज एनडीए's पिक, यशवंत सिन्हा जो है वो अपोजिशन के पिक हो सकते हैं। अब लेट्स सी कि इसमें यहाँ पे किसको क्या वोट डलता है, कौन जीतता है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि मोस्टली जो है रूलिंग पार्टी के बंदे प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन में क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मतलब बहुत सारे लोगों के वोट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो कैलकुलेशन टेक्निकल हो जाता है। प्रेसिडेंट इलेक्शन डिटेल में हमने देखो पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अभी फिर किसी दिन एडिटोरियल आएगा तो किस तरीके से प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है एक एक चीज हम फिर से समझ लेंगे। यहाँ पे क्या है, उद्धव गवर्नमेंट वोबल्स एज सेवरल सेना एमएलएज रिबेल। तो मैंने आपको ये बताया कि अभी हुआ क्या है आपके महाराष्ट्र के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उसी की वजह से अभी हमने आज एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में भी पढ़ा। अगर आप लोग कहेंगे तो प्रेसिडेंट इलेक्शन की वीडियो जो है ना मैं इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा, तो वो आप वहां से देख लेना। आर्मी रेजिमेंटल प्रोसेस रिमेन सेम। अब देखो ना, अग्निपथ स्कीम के बारे में आप सभी को पता चल गया होगा क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा आज इस पे ना डिस्कशन करते हैं कि अग्निपथ स्कीम जो है ये सही है कि नहीं है। तो देखो 2-3 इसमें पॉइंट्स हैं, कुछ लोगों के हिसाब से ये क्या जो लोग कहते हैं कि सही है, तो वो लोग क्यों कहते हैं। देखो अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। रशिया की सेना बहुत बड़ी है, यूक्रेन की सेना इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन यूक्रेन रशिया को टक्कर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको अमेरिकन कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज हैं इनसे हथियार सप्लाई हो रहे हैं, बड़े बड़े टैंक सप्लाई हो रहे हैं, 150 किलोमीटर दूर तक मिसाइल जाने वाला चीजें सप्लाई हो रही हैं। दोनों कंट्री के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं। तो अब क्या हो रहा है, आज की डेट में जब भी किसी दो कंट्रीज के बीच में वॉर होगा ना, तो सेना आमने सामने जाएगी, ये बहुत ही कम चांसेस है। कोई महाभारत रामायण का युद्ध थोड़ो कि सेना लड़ रही है, अब जो है ना ये हथियार लड़ेंगे। तो भैया हथियार खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। इंडिया अपना एक अच्छा खासा पोर्शन जो है ना जीडीपी का वो देता है डिफेंस में, लेकिन वो जो पोर्शन जाता है ना वो डिफेंस पर्सन्स के सैलरी, आपका कह सकते हो आपकी पेंशन जो होती है या और भी जो सुविधाएं होती हैं उसमें चला जाता है। तो उसको बचाने के लिए सरकार ये एक पॉलिसी लेके आई है कि भाई आप कुछ साल काम करो, उसके बाद ना आपको पेंशन देनी है सरकार को, और उसमें से 25% को रिटेन कर लेंगे, बाकी को जाने देंगे। तो सरकार ने यहाँ पे अपना इस तरीके से बेनिफिट देखा, और जो कि सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ गई? प्रॉब्लम सरकार अपनी गलतियों से नहीं सीखी, ये है। फार्म लॉ के दौरान भी इन्होंने यही किया था। देखो फार्म लॉ ना देखा जाए तो इतना खराब नहीं था, बहुत अच्छा चीज भारत में लाया जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई ना कि तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया। आज आप डेली सुबह उठते हो, रात में सोते हो, कल से आपके घर वाले आपको कहें नहीं भैया तू रात में काम कर सुबह सो, ये पॉसिबल है? धीरे धीरे कराएंगे, आप कर लोगे। तो कहने का मतलब ये है ना कि प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ इतनी बेसिक सी है कि सरकार ने बहुत
हेजिटेसी में काम कर दिया, बहुत स्पीडली काम कर दिया। सरकार को पहले क्या करना चाहिए था कि भाई पुरानी 2-3 साल से जो भर्ती अटकी हुई है उसको इस साल करा लेना चाहिए था, और कुछ एडमिशन जो हैं वो आपके इस स्कीम के थ्रू कर देने चाहिए थे। और कोई भी चीज़ धीरे धीरे सामने वाला जो है ना वो एक्सेप्ट करता है, अचानक से आप करोगे ना तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं वीर अग्निपथ स्कीम के बारे में। आप लोग भी अपने ओपिनियन इसके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है मेरे से पूछ रहे थे कि सर आपका जो एक जीके का स्पेसिफिक कोर्स होता है क्लैट के लिए वो आपने अभी शुरू नहीं किया क्या। तो देखो एक बैच उसका ऑलरेडी बन गया है, उसमें 70 सीट्स थी, वो फिल हो चुका है, और अब जो है दूसरा बैच बनेगा, बट वो काफ़ी कॉस्टली आपको पड़ेगा। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये कि आप 7-8 हज़ार रुपये आप सिर्फ जीके के कोर्स से खत्म खर्च करो, उससे अच्छा कि आप 15-16K में हमारा सारा कोर्स ले सकते हो, जिसमें हमारे सारे टीचर से आप पढ़ सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर जो लोग भी जीके का कोर्स चाहते हैं उनके लिए वो ऑप्शन रहेगा। तो आई थिंक 1-2 दिन में नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग उसमें इनरोल करना चाहें कर लीजिएगा। यूएस नेवी ईरान इन टेंस एनकाउंटर। तो देखो ईरान यूएस की तो वैसे भी नहीं बन रही है, ईरान न्यूक्लियर डील से जबरदस्ती यूएस अपने आप को बाहर ले आया था, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। तो अमेरिकन वॉरशिप फायर्ड है वार्निंग फ्लेयर एट एन आईआरजीसी स्पीड बोट। आईआरजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? ईरानियन रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स। आपको एक कासिम सुलेमानी बंदा याद होगा जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने मरवा दिया था, तो वो आईआरजीसी के ही कमांडर थे। आईआरजीसी ईरान की वो फोर्स है जो ईरान के बाहरी ऑपरेशंस को मद्देनजर रखती है, आर्मी का ही पार्ट है, बस को आईआरजीसी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे देखने को मिला। कहा जा रहा था कि बाइडेन आएंगे तो यूएस की जो है पोजीशन बेटर करेंगे ईरान से। एक बार बहुत ही ऑनेस्ट मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे देना चाहता हूँ कि बाइडेन के आने से ना कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुई। लग रहा था कि यार नया लीडर आया है यूएस में, चीज़ें चेंज होंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ अलग नहीं लग रहा है। मतलब कुछ जैसे एक होता है ना लीडर की छाप छूटती है, तो उस तरीके का कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। जैसे ईरान वाला ही मसला इतने दिन से अटका हुआ है, आप कुछ कर ही नहीं रहे उस पर, तो बहुत स्लो चीज़ें चल रही हैं। यूएस नेवी ईरान इन टेंस एनकाउंटर, आर्मी रेजिमेंटल प्रोसेस रिमेन सेम, उद्धव गवर्नमेंट वॉबल्स एज सेवरल सेना एमएलए रिबेल्स, द्रौपदी मुर्मू इज एनडीए पिक, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंटी डिफेक्शन लॉ मैंने आपको पूरा बता दिया है। तलाक हसन मोड ऑफ डाइवोर्स क्या होता है, हमने कर्नाटका का टेक्स्ट बुक कंट्रोवर्सी देखा, एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड आर्टिकल आया था वो हमने देखा। तो ये था हमारा गाइज आज का सेशन। आप क्लैट यूजी विजेता बैच में इनरोल कर सकते हैं, बैच आज से स्टार्ट है नया। क्लैट पीजी का अचीवर्स बैच हमारा चल रहा है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ये प्राइस जो है ना इस बैच का बढ़ जाएगा आज से एक हफ्ते के अंदर। क्लैट 2024 का एवेंजर बैच है हमारा, आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी के लिए ऐप डिस्क्रिप्शन में है, हमारी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में है, आप इसमें जाके डेमो देख सकते हैं, क्लासेस में चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। हमारे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, कोई डाउट है तो वहाँ व्हाट्सएप मैसेज कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।